हेलो। देखिए आपका पैरा चल रहा था और पैरा में ये उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन पहले पढ़ाया जा रहा था और इसमें आपका पैरा चल रहा था। पैरा 400 तक हम लोग थे लगभग। हाँ, आपका देखिए अध्याय 29 शुरू किया गया था। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। ये नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट के बारे में है। 396 पैरा हम बताए थे पुलिस बल के निकाय। निकाय मतलब कि पुलिस बल की कितनी बॉडी होती है या कौन कौन संस्थाएं पुलिस बल में शामिल हैं। तो आपका प्रांतीय पुलिस यानी कि पीएसी, सिविल पुलिस और सशस्त्र पुलिस तथा घुड़सवार पुलिस, ये पहला था 396 में। दूसरा सरकारी रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी भी इसी में आती हैं। और तीसरा गांव का चौकीदार, ये भी पुलिस बल में ही आता है निकाय में, लेकिन इसकी नियुक्ति फिर एक बार याद रखिए इस अधिनियम के तहत नहीं होती। तो 396 में जो दो ऊपर वाले हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वह आपका पुलिस एक्ट की धारा 2 के तहत होती है। लेकिन जो गांव का चौकीदार है इसकी नियुक्ति के लिए बताया गया था अलग प्रावधान है। इसके बाद आपका 397 भी पूछा जाता है। पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारी कौन कौन होंगे, यानी कि ये बड़े वाले कौन होंगे या आपका ऊपर वाले कौन होंगे या प्रवर अधिकारी कौन होंगे। प्रवर और अवर भी पूछा जाता है। या एक लाइन और पूछा जाता है उच्चतम पंक्ति के पुलिस अधिकारी। माने ये क्वेश्चन आ चुका है, चाहे उच्चतम पंक्ति पूछे, चाहे राजपत्रित पूछे या प्रवर या सुपीरियर अधिकारी पूछे, 5 अधिकारियों का उल्लेख है। और याद रखिएगा डीवाईएसपी और इसके ऊपर के जितने पुलिस अधिकारी हैं ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहे जाएंगे, ये राजपत्रित होंगे और ये उच्चतम पंक्ति के पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। फिर आपका अधीनस्थ पंक्ति के कौन पुलिस अधिकारी हैं और राजपत्रित, इसमें भी पूछा गया है 398, यानी कि ये छोटे वाले हैं और ये सबॉर्डिनेट क्लास में आते हैं। सबॉर्डिनेट क्लास भी पूछा जाता है कौन होगा, तो अच्छे से इसको तैयार रखना है। डीवाईएसपी के नीचे यानी कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, ये जो चारों हैं ये सबॉर्डिनेट कैटेगरी में आएंगे और राजपत्रित पुलिस अधिकारी होंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है। इसके बाद अधीक्षक और उसके उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, एसपी और उसके ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। फिर 400 पैरा में बताया गया कि जो असिस्टेंट एसपी होते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो इनकी नियुक्ति अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विस द्वारा होती है। इसकी परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाती है और ये राज्य में नियुक्त किए जाते हैं। तो अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान, ऑल इंडिया सर्विस का प्रावधान, अनुच्छेद जोड़ लीजिएगा। जब पैरा 400 पढ़िए तो एक संविधान का अनुच्छेद जोड़ लीजिए। आपका 312 नहीं, अखिल भारतीय सेवा 312 में 312 जो एचजेएस में प्री में पूछा गया था, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा इसी में है आपका 312, दोनों लिख लीजिएगा। ऑल इंडिया सर्विस या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस दोनों पूछे। जीएस में भी पूछ सकता है, एचजेएस में भी आया था क्वेश्चन। अखिल भारतीय सेवा या अखिल भारतीय न्यायिक सेवा दोनों का प्रावधान ही आपका आर्टिकल 312
312 में है भाई, सतर्क रहिएगा इससे। आगे है आपका, इसके बाद आपका रिजर्व निरीक्षक के पद पर नियुक्ति 403 यानी कि आपका तो उप महानिरीक्षक द्वारा की जाती है, यानी कि डीआईजी द्वारा। इसके बाद फिर आपका कुछ पैरा इधर छोड़ेंगे और कुछ पैरा आपका फिर एज का पूछा जाता है। एक सेकंड भाई, भी नहीं पूछा जाता। चार सौ तेईस पैरा आ जाइए। 423 पैरा नंबर 423, नियुक्ति का प्रमाण पत्र। ये आपका पूछ सकता है कि जो व्यक्ति पुलिस बल में भर्ती होता है, आपका धारा 2 के तहत उनको ज्वाइनिंग लेटर या नियुक्ति का प्रमाण पत्र किस पैरा के तहत दिया जाता है, तो 423 लिख लीजिए उसको। तो इसके बाद आ जाइए, अध्याय 30 आता है प्रमोशन। प्रमोशन से भी आपका कम ही क्वेश्चन बना अब तक के इतिहास में। 4-5 पैरा इधर से केवल पढ़िएगा। आपका पहला पैरा है 428, राजपत्रित पदों में प्रमोशन। तो एक लाइन बस लिख लेना है कि राजपत्रित पदों में प्रमोशन कौन करता है, राज्यपाल करता है। यानी कि किसके द्वारा किया जाता है, आपका राज्यपाल द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डीवाईएसपी बनेंगे या सहायक एसपी या एसपी या आईजी या डीआईजी या इत्यादि, इनको प्रमोट करके बनाया जाएगा, माने प्रमोशन भी होगा। और प्रमोशन कौन करेगा, एक लाइन में, तो राज्यपाल। तो प्रमोशन करती है राज्य सरकार, राज्यपाल का केवल नाम होता है, ये भी याद रखिए। 428 में एक लाइन याद रखिए। इसके बाद आपका जो आपका इधर पूछा जा सकता है, इधर कम चांस रहता है भाई, मैंने अब तक के इतिहास में इधर से क्वेश्चन थोड़ा कम बने हैं। छोड़ दीजिए। इसके बाद लिखिए आपका पैरा 457, पैरा नंबर 457 पढ़ना है। वाई कैडेट, ये पूछा ये जाता है कि वाई कैडेट किससे संबंधित है। वाई कैडेट, हाँ, पैरा 457 वाई कैडेट, ये पूछा जाता है कि वाई कैडेट किससे संबंधित है। तो आपका जवाब रहेगा जो पुलिस वाला, लिख लीजिए, असाधारण योग्यता प्रदर्शित करता हो। वाई कैडेट, वाई कैडेट को माने वाई कैडेट में उस पुलिस अधिकारी को रखा जाता है जो असाधारण योग्यता प्रदर्शित किया हो, यानी कि बहादुरी का काम किया हो। अन्य पुलिस वालों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि बहुत बहादुरी का काम किया है। तो ऐसी दशा में अगर आप बहादुरी का काम किए हैं तो प्रमोशन
आपका जल्दी होता है तो आपका वाई कैडेट अगर है तो प्रमोशन त्वरित किया जाएगा, यानी कि जल्दी जल्दी प्रमोट होकर वह क्या होगा, ऊपर का अधिकारी बन जाएगा। लेकिन क्या किया हो, असाधारण योग्यता दिखाया हो, यानी कि इसका मतलब कि जो सामान्यतः कोई पुलिस वाला नहीं कर सकता था, हिम्मत करके वह कर बैठा, अपनी जान पर खेल कर जान की परवाह नहीं किया, यानी कि जान की एकदम बाजी लगाकर और अभियुक्त या खूंखार अपराधी को क्या किया, पकड़ लिया हो कई को, तो उसे हम क्या कहेंगे, वाई कैडेट। पूछ सकता है। 4, 5, 7 पैरा अंडरलाइन किए रहिएगा। इसके बाद आपका फिर कुछ पैरा इधर छोड़ेंगे। 459A पैराग्राफ अब लिखिए 459A, यानी कि जो पुलिस वाले प्रमोशन पाते हैं, यानी कि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते हैं या आरक्षी से मुख्य आरक्षी बनते हैं, हिंदी में आरक्षी कहा जाता है कांस्टेबल को, तो यानी कि जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल में प्रमोट किए जाते हैं, यानी कि जो पुलिस वाले आपका मुख्य पुलिस वाले बनाए जाते हैं, या हिंदी में शुद्ध हिंदी में जो आरक्षी मुख्य आरक्षी बनाया जाता है, तो उसको प्रोविशन पर रखा जाएगा, परिवीक्षा पर रखा जाएगा। और हमेशा याद रखिए, परिवीक्षा काल जहाँ भी आए, सामान्यतः कितना साल मैं बताया हूँ, 2 साल। वहीं बस याद रखना है कि कांस्टेबल अगर हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोट होता है तो कितने दिन तक परिवीक्षा या निगरानी काल में रहेगा, 2 साल। स्पष्ट लिखा, अंडरलाइन कर लेना चाहिए, 2 वर्ष तक। ये 459A पैरा नंबर 459A हम बताए हैं। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि अध्याय 31 आ जाइए। अध्याय 31 में भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, आपका रिवार्ड या इनाम। अध्याय 31 में इनाम की बात की गई है। पैरा 464 से लेकर 476 तक, पैरा 464 से लेकर 476 तक में रिवार्ड या इनाम। पहला तो 464 में पूछा जाता है, देखिए दो यहाँ क्वेश्चन मुख्य रूप से बनते हैं कि कौन इनाम के प्रकार, इनाम कितने प्रकार के हो सकते हैं और कौन अधिकारी कितने इनाम की घोषणा कर सकता है, यही दो आपका जानना है। और लिस्ट हम बताएंगे, लिस्ट रट कर जाइएगा। इनाम 4 प्रकार के होते हैं, तो ये भी याद रखिए, जो रिवार्ड या इनाम घोषित होते हैं अपराधियों पर, वह 4 प्रकार के हो सकते हैं कि जो पकड़वाएगा इत्यादि करेगा उसको क्या दिया जाएगा, इनाम। तो जितना बड़ा इनामी उतना ही बड़ा खूंखार अपराधी माना जाता है। इनाम राज्य सरकार कितना रख सकती है, कोई सीमा नहीं है। जैसे कि आपका शोले फिल्म में भी आप देखे होंगे कि गब्बर सिंह पर राज्य सरकार ने इनाम घोषित किया था, मात्र 50,000 रुपये का। तो वो कहता है कि क्या मैं इतना छोटा डकैत हूँ कि मात्र 50,000 रुपया मुझ पर इनाम रखा गया है, मैं तो बहुत बड़ा डकैत हूँ। और इनाम की रकम सरकार क्या करे, तो जितना जिस पर इनाम घोषित होता है। और ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति जिंदा या मुर्दा इसको पकड़वाएगा या पकड़ लेगा, उसे ये इनाम दिया जाएगा। और इनाम और सूचनादाता का जो नाम रहेगा गुप्त रखा जाएगा। तो जो व्यक्ति अपराध की सूचना देते हैं उनका नाम गुप्त रखा जा सकता है। ये आपका, ये जो नाम गुप्त रखने की बात है, एविडेंस में भी एक याद रखिएगा 125।
यानी कि अपराध की कौन सूचना दिया, ये पुलिस को विवश नहीं किया जा सकता कि आप कोर्ट में उसका नाम उजागर करिए। इसी तर्ज पर दुराचार की शिकार महिला के नाम, पता इत्यादि के प्रकटीकरण पर रोक लगाई गई है। यानी कि आपका 228 ए आईपीसी में ये लगातार आपका धाराएं पूछी जाती हैं। पीड़िता की पहचान प्रकटीकरण पर रोक लगाई गई है तो आईपीसी की धारा 228 ए, और मुखबिरों को संरक्षण आपका एविडेंस की धारा 125 में। उसी प्रकार पहले कौन कौन से हो सकता है, वैसे इनाम के प्रकार पहले पूछ सकता है तो 4 प्रकार मारिएगा। कौन कितना इनाम घोषित कर सकता है ये तो हम लिस्ट बताएंगे, और वह लिस्ट भाई तैयार करना पड़ता है। इनाम 4 प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए कौन कौन आपका इनाम हो सकता है, एक एक करके देखिए। पहला है अपराधियों की गिरफ्तारी और दोष सिद्धि का मार्ग बताने वाली सूचना के लिए उद्घोषित इनाम। यानी कि जो व्यक्ति अपराधियों को सूचना देकर गिरफ्तार करवाते हैं या दोष सिद्धि का मार्ग बताते हैं, उनको भी इनाम दिया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि साक्ष्य एकत्र करवाने में मदद किए, इत्यादि किए, गवाही दिए, और इनाम दिया जा सकता है कि आपने मदद किया है और आपके कारण इस खूंखार अपराधी को या इस अभियुक्त को सजा न्यायालय ने दिया है। तो जो अपराधियों को गिरफ्तार करवाते हैं और अपराधियों की दोष सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनके लिए इनाम घोषित हो सकता है। होता भी है कि जो भी व्यक्ति इनके बारे में कोई सूचना देगा, उसे 2,25,000, 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, और उसका नाम क्या रखा जाएगा, गुप्त। तो पहला याद है। दूसरा, अच्छी सेवा या बहादुरी के निश्चित कार्य। यानी कि अच्छी सेवा या बहादुरी के निश्चित कार्य, यानी कि कोई पुलिस वाला अच्छी सेवा किया है, बहादुरी का काम किया है, तो उसके लिए भी इनाम की घोषणा हो सकती है। इस पुलिस वाले को ये इनाम दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान गुणवान कार्य और वार्षिक शस्त्र चलन के दौरान और बंदूक चलन प्रतियोगिता के दौरान अच्छी निशानबाजी के लिए इनाम। तो इसको बताया गया था कि जो वार्षिक आपका चांदमारी होती है, चांदमारी याद रखिए भाई वार्षिक चांदमारी, वार्षिक जो फायरिंग का अभ्यास कराया जाता है आपका, यह कौन कराता है, तो प्रतिसार निरीक्षक, रिजर्व पर प्रतिसार निरीक्षक कराता है, और पुलिस लाइन में कराता है, आरआई कहते हैं। याद करके जाएगा, पूछा सकता है कौन कराता है। और जो लोग अच्छा निशाना लगाए हैं, यानी कि जो लोग चिड़ियाबाज होते हैं, यानी कि उड़ती चिड़िया को भी क्या करते हैं, मार देते हैं। यानी कि आपका दीवार पर टांगा जाता है, आपका छोटा छोटा चिन्ह बनाया जाता है और कहा जाता है निशाना लगाइए दरोगा जी। और जो अच्छा निशाना लगाया कई बार, उसके लिए इनाम दिया जा सकता है कि नहीं, बताइए मौर्य जी। चांदमारी सुने कि नहीं कभी, उस पिछली बार भी बताया गया था। चांदमारी कौन करवाता है, आरआई। रिजर्व प्रतिसार, रिजर्व प्रतिसार निरीक्षक। और चांदमारी का मतलब क्या हुआ, तो चांद को ना मार दीजिएगा। हाँ, यानी कि आपका गोली चलाने का क्या कराना, अभ्यास। और जो निशानेबाज निकला बउआ, है जो बउआ पुलिस वाला क्या निकला, निशानेबाज, इनाम दिया जा सकता है कि नहीं, दिया जा सकता है। अगला देखिए, तीसरा, पारितोषिक जो गांव के चौकीदारों या स्पेशल फोर्स के पोर्टरों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए और विशेष सेवाओं के लिए दिया जाए। यानी कि जो गांव के चौकीदार हैं या स्पेशल
पुलिस फोर्स के जो आपका सदस्य हैं उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भी आपका दिया जा सकता है पुरस्कार। और अंतिम है, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से भिन्न अन्य विभागों के द्वारा और न्यायालयों, निजी कंपनियों या व्यक्तियों के द्वारा दिए गए इनाम, यानी कि आम जनता भी इनाम की घोषणा कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए आम जनता भी की है, तो वह भी इनाम के क्या है, प्रकार। अब 465 भी महत्वपूर्ण है। पुरस्कार प्रदान करने की विनिर्दिष्ट सीमा, यानी कि इस सीमा को आपका अब बढ़ा दिया गया है, याद रखिए। और 1972 में इसमें संशोधन किया गया है। और आपका पहले कितना था, अब 1972 में कितना हो गया है। तो ये लिस्ट एक दी गई है और लिस्ट भाई तैयार करके जाइए, न हो तो लिख लीजिए। नोट्स में है कि नहीं लिस्ट? ये नोट्स में एक बार देखिए तो लिस्ट है कि नहीं है ना। देखिए लिस्ट आपका एकदम ऊपर से हम चल रहे हैं। पहला, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, तो राज्य सरकार जितना चाहे उतना इनाम घोषित कर सकते हैं। जैसे कि राज्य सरकार चाहे तो ये इनाम घोषित कर सकती है कि जो भी व्यक्ति जिंदा या मुर्दा पकड़वा देगा इसे, या पकड़ कर लाएगा पुलिस के यहाँ, उसे मैं 5 लाख रुपया सरकार इनाम देगी और उसका नाम क्या रखेगी, गुप्त। तो राज्य सरकार कितना इनाम दे सकती है, घोषित कर सकती है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। याद रखिए पहला नियम। राज्य सरकार के बाद जो अधिकारी हैं वे लोग कितना इनाम घोषित कर सकते हैं, इसकी एक सीमा बताई गई है। तो पहले कितना इनको पावर था, अब कितना पावर है, ये लिस्ट याद करके जाना है। प्रमुख सचिव या सचिव गृह विभाग पुलिस, यानी कि जो पुलिस में प्रमुख सचिव हैं, यानी कि या सचिव जो गृह विभाग के सचिव हैं, पहले आपका 5,000 रुपये था इनाम घोषित कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें आपका संशोधन करके 50,000 कर दिया है। यानी कि सचिव महोदय कितना इनाम की घोषणा अधिकतम कर सकते हैं, 50,000। पहले ये रकम कितनी थी, 5,000। फिर पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक, यानी कि डीजीपी कितना कर सकते हैं, या आईजी महोदय, तो पहले 2,000 था, अब कितना आपका कर दिया गया, 20,000। भाई लिस्ट याद रखिए कितना कर सकते हैं, 20,000। अन्य पुलिस महानिदेशक या अपर पुलिस महानिदेशक, यानी कि इसका मतलब डीजीपी के जो अपर या सहायक डीजीपी होते हैं वे कितना घोषित कर सकते हैं, 10,000। आपका चौथा, पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी साहब, ये पहले 2,000 था और अब कितना घोषित कर सकते हैं, 5,000। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी साहब, पहले 2,500 था और अब कितना घोषित ये कर सकते हैं, 2,500। यानी कि 10 गुना बढ़ा दिया गया इनका। आपका 2,500 पहले था, लेकिन अब कितना ये इनाम घोषित कर सकते हैं, आपका 2,500 तक। ये लिस्ट याद करके जाइएगा। इसके बाद आपका, अब ये अलग से तो नहीं पूछा जाता आपका, पर आपका मुख्य रूप से अब आइए अध्याय 32 निकाल लीजिए भाई। पुलिस अधिकारियों को विभागीय दंड और उनका आपराधिक अभियोजन। पुलिस अधिकारियों को विभागीय दंड और उनका
आपराधिक अभियोजन यानी कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाना। इसके लिए जो आपको पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आपका ये सेक्शन 7 से जोड़कर पढ़िएगा, यानी कि पुलिस अधिनियम की धारा 7 से जोड़कर पढ़ना है। धारा 7 ये बताती हैं कि जो उच्चतम यानी कि जो अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस वाले हैं, अब यहाँ काम करेगा आपका अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस वाले, तो अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस वाले किसे कहा जाएगा? जो उपाधीक्षक यानी कि पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीवाईएसपी से नीचे के पुलिस अधिकारी हों, इन्हें सबऑर्डिनेट क्लास का पुलिस अधिकारी कहा जाएगा। और इनकी भर्ती धारा 2 के तहत होती है और इनको वरिष्ठ अधिकारी विभागीय दंड देते हैं, एसपी या उसके ऊपर के अधिकारी, और वह जो दंड की दिया गया है वह सेक्शन 7 में है। यह विभागीय दंड है, आंतरिक जांच है पूछा गया था, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 311 यानी कि 311 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यानी कि जब भी दंड दिया जाए किस अनुच्छेद का पालन करते हुए? 311 और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए ही। ये भी पूछा गया है किस अनुच्छेद के अधीन आपका, तो 311 के अधीन ही दंड दिया जाएगा। विभागीय दंड में क्या क्या हो सकता है? सेक्शन 7 ये बता देता है स्पष्ट रूप से, निलंबन, डिमोशन, आपका बर्खास्तगी तक हो सकता है, या आपका कह सकते हैं क्वार्टर परिरोध हो सकता है, सदाचरण वेतन से रोका जा सकता है, प्रमोशन से रोका जा सकता है इत्यादि। तो विभागीय दंड दिया जा सकता है। अब उसी विभागीय दंड के बारे में जो विस्तृत प्रावधान है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 32 में दिया गया है। कम से कम वहीं 4-5 पैरा इधर तैयार रखना है। निलंबन उसकी अवधि, डिमोशन उसकी अवधि, और बर्खास्तगी, एक बार जब पुलिस बल से आप बर्खास्त हो गए तो दोबारा पुलिस बल में भर्ती हो सकते हैं कि नहीं? नहीं हो सकते। लेकिन पदच्युत किया गया है, यानी कि पद से हटाना और बर्खास्तगी में अंतर होता है। तो पुलिस बल क्या किसी भी सरकारी नौकरी के लायक रहेंगे कि नालायक हो जाएंगे? नालायक। तो वो भी आपको सतर्क रहना है। कौन दंड दे सकता है, कितना दंड दे सकता है, ये भी आपका सेक्शन 7 से भी कवर होगा। तो जो मामले सेक्शन 7 में दिए गए हैं पुलिस एक्ट के, उसी को थोड़ा इधर विस्तृत किया गया है। तो एक बार अभी एक्ट पढ़ाना है, हो सकता है आज तो नहीं आ पाएगा, लेकिन कल से आपका पुलिस एक्ट शुरू ही हो जाएगा। आज हर हाल में पैरा भले 2-4 छूट जाए, निपटा देना है, छोड़ना नहीं आज। उसके बाद कल से एक्ट बचेगा। एक्ट इधर 4-5 पैरा जरूर याद रखिएगा। देखिए पहला 470 बता रहे हैं 477, धारा 2 पुलिस एक्ट के तहत नियुक्त पुलिस अधिकारियों पर ही धारा आपका माने 7 लागू होगी, यानी कि धारा 2 पुलिस एक्ट लागू। देखिए एक लाइन, यानी कि जो पुलिस वाले सेक्शन 2 के तहत भर्ती किए गए हैं, आपका ये जो विभागीय दंड हम बता रहे हैं उनके लिए ही है, सबके लिए नहीं है। और धारा 7 के तहत आपका विभागीय दंड वरिष्ठ अधिकारी देते हैं सबऑर्डिनेट रैंक के पुलिस अधिकारियों को। और सबऑर्डिनेट रैंक होगा कौन? याद रखिएगा,
जो डीवाईएसपी के क्या है नीचे, यानी कि इंस्पेक्टर या उससे नीचे। एक लाइन आपका 477। लेकिन आपका ग्राम चौकीदार को दंड देना है, तो बताया गया था कि पुलिस अधिकारी न देकर ग्राम के लिए कौन काम करेगा, आपका डीएम। नीचे पैराग्राफ लिखा है। इसके बाद 478 आ जाइए। जहाँ तक 478 की बात है, आपका धारा 2 पुलिस एक्ट के तहत नियुक्त किए गए समस्त अधिकारियों के विभागीय दंड, तो कौन कौन से उन्हें विभागीय दंड दिया जा सकता है, इसका वर्णन किया गया है। तो पहले तो जितना विभागीय दंड दिया जा सकता है उसको देखा जाए। बल से बर्खास्त करना या हटाया जाना, यानी कि नौकरी पूरी तरह छीन लेना। दूसरा डिमोशन, फिर प्रमोशन को रोकना। फिर अगला है किसी दक्षता अवरोध पर रोके जाने समेत वृद्धि वेतन को रोका जाना। चरित्र पत्रक में दुराचरण की प्रविष्टि करना, यानी कि इसका मतलब कि पुलिस अधिनियम की धारा 2 के अधीन नियुक्त किए गए सभी पुलिस अधिकारीगण आपका इस दंड से दंडनीय हो सकते हैं। यानी कि आपका कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 दंड दिए गए हैं सबके लिए। लेकिन जो प्रधान आरक्षक या आरक्षक हैं, यानी कि आपका हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, यानी कि इंस्पेक्टर नहीं, सब इंस्पेक्टर नहीं, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल हैं, उनको और भी दंड दिया जा सकता है वो 5 ऊपर वालों के अतिरिक्त। यानी कि 5 दंडों के अतिरिक्त इनको और भी दंड दिया जा सकता है। तो कौन कौन दंड हैं? 15 दिन से अनधिक के लिए आपका कह सकते हैं कि क्वार्टर परिरोध का दंड दिया जा सकता है। फिर दंड का व्यायाम, यानी कि आपका ड्रिल करो, अतिरिक्त पहरेदारी का कर्तव्य। और केवल आरक्षकों को, यानी कि कांस्टेबल कहा जाता है हिंदी में, इनको निम्नलिखित अलग से दंड दिया जा सकता है। थकान वाला कार्य, जैसे गाड़ो तंबू जाकर, नाली खोदो, घास काटो, जंगल साफ करो, परेड मैदान में जो पत्थर बिखरे हैं उसको बीनकर हटाओ, झोपड़ियों और बंदूक के कुंदों की मरम्मत करो, और लाइनों में इसी प्रकार के कार्य अस्त्र शस्त्र की तुम क्या करो, सफाई करो। फिर एक बार देखिए, यानी कि जो 5 सजाएं दी गई हैं विभागीय, आपका ये इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक हैं। लेकिन जो आपका 3 जो दी गई हैं, आपका ग घ अंग, ये दंड केवल आपका हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को दिया जा सकता है। और जो खंड च में दंड हैं, ये केवल और केवल कांस्टेबल, यानी कि आरक्षक को दिया जा सकता है, आरक्षी कहा जाता है, जो पुलिस में भर्ती होते हैं पहली बार। इसके बाद आ जाइए 478 ए, आपका ये भी छोड़ दीजिए। हाँ, 479 अधिकारियों की दंड देने की शक्ति, तो कौन अधिकारी दंड देने की शक्ति रखता है और कितना दंड दे सकता है, ये बहुत अंदर जाए तो पूछ सकता है। 479 भी थोड़ा तैयार रखना है। तो देखिए, राज्यपाल सभी अधिकारियों को दंड देने की शक्ति रखता है। यानी कि जो गवर्नर हैं वह चाहे कांस्टेबल हो और चाहे डीजीपी हो, जितने पुलिस बल में सदस्य हैं सबको आपका दंड देने की शक्ति कौन रखता है? गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। तो राज्यपाल के लिए कोई रोक टोक नहीं है। ये हेड है क्योंकि बल का, यानी कि सबसे हेड है राज्य में, लेकिन ये अपने मन से कार्य नहीं करता। ये जो कार्य करता है ज़्यादा किसकी सलाह और सहायता पर? आपका कार्यपालिका के। वहीं मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के, तो जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है
उसी की सलाह पर ये क्या करते हैं, बर्खास्तगी इत्यादि करते हैं। लेकिन राज्यपाल सबको दंडित कर सकता है, जितने पुलिस वाले हैं, छोटे से लेकर कहाँ तक, बड़े तक, यानी कि अपर से लेकर लोअर तक, यानी कि डीजीपी से लेकर कहाँ तक, कांस्टेबल तक। इसके बाद महानिरीक्षक, महानिरीक्षक यानी कि इसका मतलब आपका आईजी साहब, जो महानिरीक्षक हैं, महानिरीक्षकों और निम्नतम पदों के सभी पुलिस अधिकारियों को दंड दे सकेगा। यानी कि इसका मतलब आपका खंड को ये रहा कि राज्यपाल सभी अधिकारियों को दंड दे सकते हैं, लेकिन महानिरीक्षक यानी कि आईजी साहब किसको दंडित कर सकते हैं, तो निरीक्षक और उसके नीचे के पुलिस अधिकारियों को। निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का मतलब ये हुआ कि आपका ये इंस्पेक्टर हो गया नीचे, उसके नीचे हो गया सब इंस्पेक्टर, उसके नीचे हेड कांस्टेबल और उसके नीचे कांस्टेबल। इनको दंड देने की, कोई भी दंड देने की क्षमता, यहाँ तक कि बर्खास्त करने की भी क्षमता किसको प्राप्त है, आईजी को, यानी कि पुलिस महानिरीक्षक। याद रखिएगा। सी देखिए, पुलिस अधीक्षक क्या कर सकते हैं, तो पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी साहब, एसपी साहब किसी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल को विभागीय दंड तो दे सकते हैं, लेकिन आपका बर्खास्त करना या पद से हटाना इनके बस की बात नहीं है। यानी कि आपका ट्रांसफ़र कर दें, निलंबित कर दें, वेतन विधि रोकने का आदेश दे दें, सब करेंगे, लेकिन नौकरी से हटाने या टर्मिनेट करने का इनको पावर है कि नहीं, नहीं है। भाई एसपी को पावर ये नहीं है तो किसको पावर हमने बताया, इसी को। सतर्क रहिए। इसके बाद आपका पुलिस अधीक्षक हो गया, तो अधीक्षक सभी प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों को जो अस्थायी या अस्थायी रूप से उसके अधीनस्थ हैं दंडित कर सकेगा। इसके बाद आपका ये 4 साल नहीं देखना, रिजर्व निरीक्षक रिजर्व लाइन आपका, ये भी आरक्षकों को अधिकतम 3 दिन तक का व्यायाम, ये कम क्वेश्चन बनता है। इस पारा 480, अब एक दंड देखिए, डांट फटकार। वैसे भी पुलिस में डांट फटकार ही चलती है ज़्यादा, दंड कम ही दिया जाता है। यानी कि गलत काम किए हो तो अधिकारी बुलाएगा और पानी पिला पिला के गाली देगा, अंदर खाने कोई जानेगा नहीं। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़े हो रही है कि कोई जान जाए, और खूब डांटते फटकारते हैं, गाली देते हैं। तो गाली का एक क्रम है, अधिकारी देगा दरोगा जी को, दरोगा देंगे पुलिस वालों को, पुलिस वाले देंगे आम जनता को। तो ये क्रम चलता रहता है गाली का। और डांट फटकार का मतलब गलत काम किए हो, यहीं बचा है काम, तो डांट फटकार दिया किया जा सकता है कि नहीं, डांटा फटकारा जा सकता है। देखिए पारा 480 में डांट फटकार जो सबसे महत्वपूर्ण है, 481 अंडरलाइन करिए, बर्खास्तगी और पद से हटाया जाना, यानी कि पदच्युत कर देना और पद से हटाया जाना। तो बर्खास्तगी का आदेश केवल तभी दिया जाना चाहिए जब उस अधिकारी का आचरण ऐसा हो गया है कि अब पुलिस बल में आप कह सकते हैं कि रखना उसको आपका संभव नहीं है, अर्थात पुलिस बल में आपका नियुक्ति उचित नहीं है। अब इसी के साथ आपका 373 ए पर गौर करिए, देखिए तो सही है ना, वही 2 बूंद वाला। 373 है कि 273, एक बार देखिए पैरा। 373 है ना,
ए। तो यहाँ 373 ए जोड़ लीजिएगा। 482 आपका जो 481 पढ़ेंगे तो एक आपका 481 पैरा में, यानी कि आपका पैरा नंबर 481 में एक और पैरा जोड़ लीजिएगा 373 ए। अगर कोई पुलिस वाला ऑन ड्यूटी मादक पदार्थ का सेवन करते पाया जाए तो उसकी सेवा से बर्खास्त करने का ये उचित कारण माना जाता है। भाई ये याद रखिए, बताया गया था, यानी कि वर्जित है कि आप जब माने ड्यूटी पर हैं तो 2 बूंद न लीजिए, मादक पदार्थों का या नशीले पदार्थों का सेवन करिए कि न करिए, न करिए। अगर ऐसा करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी आपको 481 पैरा के तहत आपकी नौकरी खा जाएंगे, न वेतन मिलेगा न पेंशन मिलेगा, और उसके बाद आपका कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, यानी कि मारे मारे फिरेंगे, यानी कि दूसरी जगह नौकरी पाना क्या हो जाएगा, असंभव। लोक सेवा आयोग भी जब फार्म भरवाता है तो पूछता है कि क्या आप मिसकंडक्ट के कारण इसके पहले कभी सेवा से बर्खास्त हुए हैं, तो लोग आपका आंख मूंद कर नो मारते हैं, और कोई यस मार दे तो उसका क्या हो जाएगा, एडमिट कार्ड जारी ही नहीं होगा। नो मार देते हो तो भाई आपका, लेकिन अगर एक बार कहीं से बर्खास्त हुए हो तो दोबारा तुम सरकारी नौकरी के योग्य रहोगे कि नहीं, नहीं रहोगे। देखिए आपका, तो आप याद रखिए, नशीले पदार्थ के आधार पर आपको सेवा से बर्खास्त या पद से हटाया जा सकता है। देखिए अगला, इसमें बर्खास्तगी आवश्यक रूप से किसी कठोर कारावास की सजा के फलस्वरूप, यानी कि अगर पुलिस वाले को आपका न्यायालय ने सजा दे दी तब तो भाई आपका जरूरी है कि उसे क्या किया जाए, बर्खास्त किया जाए, या जुर्माने की काहे सजा क्यों न हो। यानी कि अगर न्यायालय ने आपका किसी पुलिस वाले को किसी अपराध के लिए सजा दे दी चाहे भले केवल जुर्माना लगाया, इस आधार पर भी आपका कह सकते हैं कि उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। बर्खास्तगी का एक क्या माना जाता है, उचित आधार। तो इसीलिए जैसे कि आपके साथ कोई पुलिस वाला मिसकंडक्ट किया, आपने उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया, तो आपका उस समय तो उन्हें लगा कि वकील क्या कर सकते हैं, बाद में पता लगा कि ये तो बहुत बड़ा वकील था और हाई कोर्ट का वकील था, और जाकर हाई कोर्ट में याचिका दायर किया और मजिस्ट्रेट के यहाँ परिवाद भी कर दिया है तमाम धाराओं में, और बयान भी दे दिया, और 2-4 वकीलों से फर्जी बयान भी गवाही के रूप में क्या किया, दिलवा दिया। तो ऐसी दशा में अब पुलिस देखती है कि हमारा गला फंसेगा, क्योंकि आपका जब न्यायालय में भाई मुकदमा चलेगा तो उसके बाद आपका माफ़ी मांगना शुरू होता है, ये जुगाड़ वो जुगाड़, कि अब आपका माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, क्योंकि अब किस पर आ जाती है, नौकरी पर। अगर केवल जुर्माने का भी दंड न्यायालय दे दे किसी पुलिस वाले को तो ये उसकी बर्खास्तगी या टर्मिनेट करने का उचित आधार माना जाएगा। लिखा है, हम नहीं बता रहे हैं, केवल जुर्माना ही दंड क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं। 481 में इसके बाद अभिरक्षा से जानबूझकर या लापरवाही से भागने देने के लिए दोष सिद्धि। इसका मतलब आपका ये हुआ कि अगर कोई अभियुक्त था, पुलिस की लापरवाही से भाग गया, तो ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि तब भी अगर पुलिस वाला दोषी हुआ कि उपेक्षा बरता है देख रेख में अभियुक्त के, तब भी उसे बर्खास्त किया जा सकता है। अगला देखिए, यह यदि अधीक्षक बाद वाली दशा में बर्खास्तगी का आदेश नहीं देता है तो उसको अपनी कार्यवाही को निर्णय की प्रतिलिपि मामले के सभी विभागीय कागजों और संबंधित अधिकारी के चरित्र पत्रक के साथ उसको डीआईजी के पास भेजना चाहिए।
अब पैराग्राफ सेकंड महत्वपूर्ण है। बर्खास्तगी बर्खास्त किए गए अधिकारी को शासकीय सेवा में पुनर्नियोजित किए जाने से प्रतिबंधित कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका पदच्युत कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया या आपको बर्खास्त किया गया है, तो आप अब बर्खास्तगी के बाद किसी भी सरकारी सेवा के लायक नहीं बचेंगे। यानी कि पुलिस ही नहीं, आप अगर लोक सेवा आयोग का फॉर्म भी भरते हैं तब भी अयोग, किसी भी नौकरी के क्या हो जाएंगे, अयोग। लेकिन अगर आपको केवल रिमूव किया गया है, यानी कि आपको केवल पद से आपका हटाया गया है, तो आप पुलिस बल के लिए अयोग्य होंगे, लेकिन अन्य नौकरी के लिए क्या होंगे, योग्य होंगे। तो फिर याद रखिए, बहुत कड़ा नियम है टर्मिनेशन में। अगर बर्खास्तगी का आदेश है तो कोई नौकरी के योग्य नहीं होंगे उसके बाद, लेकिन अगर पद से हटाया गया है केवल, तब तो आप कह सकते हैं कि पुलिस के अयोग्य तो हैं, लेकिन अन्य परीक्षाओं के क्या होंगे, योग्य होंगे। इसके बाद आपका 482 पैरा डिमोशन आता है। डिमोशन में आपका दो केवल क्वेश्चन बनता है, पदावनति या डिमोशन। डिमोशन का मतलब ये हुआ कि जिस पद पर हैं उस पद से नीचे के पद पर उसे ला देना। तो डिमोशन का पहला जो प्रतिबंध है, फिर एक बार देखिए आपका, जिस पद पर कोई पुलिस अधिकारी पहली बार नियुक्त किया गया था उससे नीचे के पद पर उसका अवनति या डिमोशन या पदावनति नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति सब इंस्पेक्टर या उप निरीक्षक के पद पर पहली बार भर्ती हुआ था धारा 2 पुलिस एक्ट के तहत, तो ऐसी दशा में उसे हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के पद पर नहीं लाया जा सकता। याद रखिए, अगर वह सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन गया है, अब बदमाशी करता है, तो डिमोशन करके पुनः उसे कहाँ तक लाया जा सकता है, सब इंस्पेक्टर, लेकिन हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तक नहीं लाया जा सकता। तो पहला नियम याद रखिए, जिस पद पर वह पहली बार नियुक्त हुआ था क्या उसके नीचे के पद पर उसका डिमोशन हो सकता है, नहीं हो सकता। दूसरा जो आपका, अगर डिमोशन की अवधि निश्चित है कि इतने दिन तक डिमोशन आपको किया जाता है, तो आपका वह अवधि पूछ सकती हैं कि अगर पदावनति या डिमोशन का समय निश्चित है तो ऐसा समय कितने साल से अधिक नहीं होगा, यानी कि कितने साल नहीं। हाँ, यही आपका अच्छे से तैयार रखना है, कितने से, 3 साल से अधिक का नहीं होगा। यानी कि अगर सब इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर बन गया, बदमाशी किया, सब इंस्पेक्टर के पद पर लाया गया, और आपका कह सकते हैं कि तो 3 साल बाद वह फिर अपने पुराने पद पर क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, यानी कि इंस्पेक्टर पर अपने पुनः प्राप्त कर लेगा। यानी कि खोई हुई स्थिति को इतने सालों बाद लिखा है कि वह पुनः क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। इसके बाद 482 पैरा देखिए, 482 ए, 482 ए, दंड स्वरूप वृद्धि वेतन रोक लेने की अवधि। बस एक लाइन पूछा जाता है, अगर आप मिसकंडक्ट करते हैं, पुलिस में हैं, तो वरिष्ठ अधिकारी आपका वेतन में जो वृद्धि होती है उसे रोकने का आदेश दे सकते हैं, लेकिन आपका ये है
कि कितने साल के लिए वेतन रुक जाएगा वृद्धि? 1 साल। बस 1 साल अंडरलाइन करिए और ज़्यादा नहीं। 482 ए पैरा और कितने साल तक? 1 वर्ष। इस जाइए 483 भी पूछी जाती हैं। पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया। तो कौन कौन सी कार्यवाही हो सकती है पुलिस अधिकारी के खिलाफ? अगर वह मिसकंडक्ट करता है तो मजिस्ट्रेटी जांच भी हो सकती है, पुलिस जांच भी हो सकती है, यानी कि आपका मजिस्ट्रेटी जांच भी, पुलिस जांच भी, फिर न्यायिक परीक्षण भी हो सकता है और कोई विभागीय परीक्षण या दोनों लगातार। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या किसी पुलिस वाले के खिलाफ आपका न्यायालय में मुकदमा चल सकता है कि नहीं, और उसी मिसकंडक्ट के लिए विभागीय जांच धारा 7 पुलिस एक्ट के तहत चल सकती हैं कि नहीं? चल सकती हैं। जैसे कि आपका थाने में 2 बूंद लेकर और दरोगा जी ने पीड़िता के साथ ही दुराचार कर दिया, तो एक तो विभागीय जांच बैठाई गई और विभागीय जांच देखी जाएगी। उसमें उनको नौकरी से क्या किया जाएगा? टर्मिनेट। इन्होंने पद पर रहते हुए 2 बूंद लिया था और 2 बूंद लेकर ये थाने में क्या किया? कुकर्म किया। दूसरा, उस अपराध के लिए न्यायालय में मुकदमा चलेगा, तो न्यायालय में मुकदमा अलग, विभागीय दंड अलग। बताइए दोनों साथ साथ चल सकते हैं कि नहीं? चल सकते हैं। भाई विभागीय दंड अलग होता है और न्यायिक दंड क्या होता है? अलग। तो विभागीय कार्यवाही धारा 7 में एक्ट में भी याद रखिए और न्यायिक 35 में, तो थोड़ा एक्ट से जोड़ लीजिए। विभागीय सेक्शन 7 धारा हम बता रहे हैं, पैरा नहीं, और न्यायिक ही बचा है क्योंकि विभागीय लगातार पूछा जा रहा है। तो न्यायिक 35 न्यायिक जांच। जांच की इसके बाद आपका आ जाइए ये 489 पैरा हल्का सा देख लीजिएगा। 489 उसको चिन्ह लगाइए भाई। 489 इसके बाद 496 लिखिए। दुराचरण के आरोप में विभागीय या न्यायिक जांच के दौरान पुलिस अधिकारी का निलंबन, कार्य पर रोक लगा दिया जाता है सामान्यतः। यानी कि जब तक तुम्हारे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है या जुडिशियल इंक्वायरी पेंडिंग है न्यायालय में, तब तक के लिए तुम्हें कार्य करने पर क्या लगाया जाता है? रोक। तो निलंबन बर्खास्तगी नहीं होती। उस समय के लिए कार्य करने पर क्या लगाया जाता है? रोक लगाया जाता है। और किस पैरा में? आपका 496। बस 2 लाइन जानना है। इसके बाद आपका वही सस्पेंड हुए तो हो सकता है कह दिया जाए कि आप पुलिस लाइन के, आपका पुलिस लाइन में रहिए और यहीं क्या करिए? पढ़िए। काम भी कराया जा सकता है। इसके निर्देश ये भी नहीं। इसके बाद न्यायालय द्वारा किसी पुलिस अधिकारी के आचरण की निंदा किए जाने पर तुरंत विभागीय जांच करना। पैरा 500 कि न्यायालय किसी पुलिस अधिकारी के कंडक्ट की आलोचना करता है तो तुरंत विभागीय क्या किया जाए? जांच किया जाए।
जैसे कि आपने झारखंड का भी इस समय सोशल मीडिया पर चल रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट ने आपका एक पुलिस अधिकारी के आचरण की खूब निंदा की और कहा कि ये तीनों फूल हम क्या करेंगे, अभी के अभी उतरवा देंगे, आदेश दे देंगे, तो तीनों फूल तुम्हारे यानी कि तीनों जो तो आपका स्टार हैं क्या होंगे, उतर जाएंगे, तमाम चीज़ें बताया। तो ऐसी दशा में अगर न्यायालय आलोचना करता है किसी पुलिस अधिकारी के कंडक्ट की, तो तुरंत विभागीय जांच किया जाना चाहिए। इसके बाद पैरा 501 आ जाइए। पुलिस अधिकारी का कतिपय सिविल और आपराधिक कार्यवाहियों में के हेलो हेलो। देखिए, पुलिस अधिकारी का कतिपय सिविल और आपराधिक कार्यवाहियों में राज्य के व्यय पर बचाव करना, यानी कि अगर किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ राज्य सरकार के अलावा किसी आम आदमी ने उसके ऑन ड्यूटी कार्य के लिए मुकदमा किया है, राज्य सरकार ने नहीं किया, विभाग ने नहीं किया, दूसरे ने किया है, तो राज्य चाहे सिविल मुकदमा हो या क्रिमिनल हो, अपने व्यय पर किसका बचाव कर सकता है? पुलिस वालों का। बहुत महत्वपूर्ण है ये। लेकिन कब ये बचाव उपलब्ध नहीं होगा? जब राज्य ने खुद मुकदमा किया है या उसके ऊपर विभागीय कार्यवाही की जा रही है, तब कोई ये नहीं, यानी राज्य विभाग खुद। हेलो। हेलो हेलो। इसके बाद देखिए आपका अब लास्ट ही चल रहा है इधर आपका 504 पैरा लिखिए, पदमुक्त प्रमाण पत्र, पैरा नंबर 504। इसके बाद आपका 505 त्याग पत्र देता है, तो बताया गया था कि कितने माह पहले सूचना दे? वरिष्ठ अधिकारियों को 2 माह। और वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से त्याग पत्र देगा कि अनुमति के बिना? अनुमति से। एक लाइन आपका 505 पूछ सकता है, वो धारा 9 से कोरिलेट करके पढ़ना है, लिख लीजिएगा। 505 को किस धारा से कोरिलेट करके एक्ट की पढ़ना है? 9। या तो वरिष्ठ अधिकारी अनुमति दे दें, या 2 माह पहले आप सूचना दीजिए और उसके बाद वरिष्ठ अधिकारी क्या कर दें? परमिशन। अध्याय 33 आ जाइए। अपील, पुनरीक्षण याचिकाएं और शासकीय दस्ता प्रतिलिपियां, यानी कि आपका, यानी कि इसका मतलब कि जो विभागीय दंड दिए गए हैं उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। तो 508 में आपका ये दे सकता है कि किसकी अपील कहाँ हो सकती है, तो वहीं आपका देखना है। एक बार भाई घर पर इसको देख लीजिएगा। 508, फिर आपका रिवीजन 511, 6 माह में आप रिवीजन करा सकते हैं। 6 माह पूछ सकता है। 511 पैरा देख लीजिएगा घर पे ना। एक सेकंड भाई, इसमें 6 माह ही 2-3 जगह लिखा है, उससे 5 माह नहीं होना चाहिए। जहाँ भी है 3 माह, 2 माह या 6 माह, 5 माह कहीं मिला नहीं। 6 माह, 6 माह बना लीजिए उसको। 6 माह ही दिया है इसमें।
6 माह कहीं 5 माह मिलता नहीं है। इसके बाद 514 देख लीजिएगा, याचिकाओं को प्रस्तुत करने के नियम क्या हैं। एक दो घर पर ही पढ़ लीजिएगा भाई। इसके बाद आपका 520 राजपत्रित अधिकारियों का स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 520 523 आपका पूछ सकता है, वैसे पूछा नहीं है इधर कभी, कि स्थानांतरित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर कर्तव्य से भार मुक्त करना। यानी जैसे कोई पुलिस वाला अगर प्रयागराज से और आपका ट्रांसफ़र होता है बनारस, तो कितने दिनों में यहाँ से कार्य मुक्त कर दिया जाए? 10 दिन में, ताकि वह बनारस जाकर क्या करे, आपका ज्वाइन कर ले अपनी ड्यूटी। इसके बाद 526 पैरा ग्राम चौकीदारों का स्थानांतरण तो उनकी सहमत से ही किया जाएगा, बिना सहमत के नहीं किया जाएगा। 526 अब भाई गांव का चौकी पहरा देना है, दूसरे गांव में कहाँ। इसके बाद आपका अध्याय 35 प्रशिक्षण में किया जाता है। 28 लिखिए भाई एक पैरा। 5 to 8 प्रोबेशनर सहायक पुलिस अधीक्षकों का प्रशिक्षण 16 महीने तक होता है। 16 महीना पूछ सकता है। 529 एक लाइन पूछ सकता है कि जो डीवाईएसपी के पद पर प्रमोशन हुए हैं उनको कितने साल तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा? 1 साल। बस वही याद रखिएगा, एक लाइन। पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रमोशन हुआ है तो कितने साल परिवीक्षा पर रखा जाएगा? 1 वर्ष। भाई आपका भर्ती में नहीं, ये किस में बताया जा रहा है? प्रमोशन में, प्रोन्नति में। इसके बाद ये भी आपका अध्याय 36 543 ये पढ़ना नहीं है। अवध हाँ 538 लिखिए। जेड कैडेट्स 538 लिखिए। जो ट्रेनिंग के दौरान जो यहाँ से हटने का मतलब कि जब वीडियो भेजा जाता है तो कई बार जैसे ही सर गए वहीं से काट दिया जाता है सीन ही, और तुरंत ही आपका काट दिया गया तो जो अगला पॉइंट रहता है, दो चार धारा वो छूट जाती हैं वीडियो में। तो इसीलिए थोड़ा देखिए आप, तो ये पूछ सकता है आपका। और ये भी याद रखिएगा जो बताया गया आपका, जेड कैडेट्स कौन होते हैं? तो सिविल और सशस्त्र पुलिस के आपका पुलिस बल के सदस्य जो का ये ट्रेनिंग के दौरान अंतिम परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उनका वही करेक्टर में लिख देता है कि गुड गुड गुड। यानी कि आपका कह सकते हैं कि बहुत अच्छा क्या किया, गुड बेटर बेस्ट लिख दिया जाएगा कि बहुत अच्छा क्या किया है, नंबर पाया है। इसके बाद आपका 541
रिक्रूट का परिवीक्षा काल। सामान्यतः 2 साल। सामान्यतः 2 साल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट आपराधिक अन्वेषण विभाग में भर्ती हुआ है तो 3 साल, लेकिन सामान्यतः आपका ऊपर लिखा है 2 साल। देखिए आपका पहले बैरक पढ़िए तो 2 साल लिखा है, तो जनरली 2 साल ज़्यादा बताया ही जा रहा है जहाँ भी आ रहा है। बस DYSP प्रमोशन करेंगे तो कितना हमने बताया, 1 वर्ष। लेकिन यहाँ आपका अगर डायरेक्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में कोई डायरेक्ट भर्ती है तो कितने दिन परिवीक्षा या देख रेख में रहेगा, तो यहाँ 3 साल है। फिर एक बार देखिए, सामान्यतः 2 साल, लेकिन अगर डायरेक्ट किस विभाग में भर्ती हुआ है, आपराधिक अन्वेषण विभाग में, तब कितना दिन आपका कम से कम, माने वही अधिकतम 3 साल। इसके बाद आपका 544 इधर पूछा नहीं जाता। पाँच सौ चौवन पैरा समाप्त हो गया भाई, इधर नहीं पूछा जाता। रेस्ट ले लीजिए तो आपका एविडेंस चलेगा भाई। आपका देखिए एविडेंस में पहले भूमिका चलेगी, जो शुरुआती दौर से क्वेश्चन वोश्चन बनते हैं। उसके बाद आपका समय मिल गया तो ठीक, वैसे भूमिका में ही पूरा समय लग जाएगा। और नहीं तो आपका पहले लास्ट वाला भाग पढ़ाया जाएगा, भाग 3, साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव, 101 से लेकर 167 तक। तो देखिए आज मुश्किल है कि शुरू हो जाए, क्योंकि भूमिका में इतने क्वेश्चन हैं कि आपका भूमिका बांधते बांधते ही 1 घंटा लग जाता है। काफ़ी छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती हैं। तो आपका आज से एविडेंस भी शुरू होगा, मैंने अभी 15 मिनट बाद एविडेंस शुरू होगा। आपका पहले सामान्य बातें बताई जाए एक एक बार, उसके बाद से आपका भाई पहले लास्ट वाला ही बताया जाएगा, 101 से 167। उसी में लोग गलत करके आ रहे हैं PT के।